सभी को जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के आज के 161st सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉक सेशन के विषय के बारे में जानकारी देने हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं मिस्टर कमल जी संचेती, हु इज वेल नोन पर्सन फॉर हिज वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर। और उन्हीं के साथ हमारे टॉक सेशन को आज मॉडरेट करने के लिए पुणे से हमारे साथ डॉक्टर मंजू जी चोपड़ा जुड़े हैं। मैं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर आज के हमारे वक्ता एवं मॉडरेटर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉक सेशन शुरू करें और आज के टॉक सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं मंजू जी से विनती करूं, उससे पहले मैं संक्षिप्त में मंजू जी का परिचय देना चाहूंगा। मंजू जी हैज अ डिग्री इन विद्या वाचस्पति फ्रॉम द राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जैन धर्म, नारी चेतना, बाल मनोविज्ञान, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं पर अनेक प्रस्तुति की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। मंजू जी इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, गार्डनिंग एंड फ्लावर डेकोरेशन. She has a special love for painting and interior home decoration and maintenance. Manju ji has a traditional skill in drawing Rajasthani thaape and mandane and अल्पाना के रेखांकन। सो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर वे जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है समाज सेवा में, एजुकेशन के सेक्टर में और मेडिसिन के सेक्टर में। सो ऐसी प्रतिभा जो रखती है, ऐसी डॉक्टर मंजू जी चोपड़ा आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। और मंजू जी ने बहुत सारे जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर ऐसे ऐसे विद्वानों को हमें यहाँ लाने के लिए गाइडेंस भी किया है और कनेक्ट भी करवाए हैं। और आज जो कमल जी संचेती जुड़े हैं तो उन्होंने ही इनका रेफरेंस दिया था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब मंजू जी से विनती करता हूं कि आज के इस सेशन को आप मॉडरेट करें और आगे की इस बात को आगे बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय जिनेन्द्र। अनुभूति को अभिव्यक्ति देने वाली माँ सरस्वती को मेरा वंदन और नमन। श्री कमल कुमार संचेती, आपकी पहचान एक कर्मठ व्यक्ति के प्रतिरूप के द्वारा होती है। जीवन मूल्यों की सौगात ने उन्हें एक ऐसी जीवट जिंदगी से साक्षात्कार करवाया है जिसमें संघर्ष, जिजीविषा और अदम्य ऊर्जा है, जिसने उन्हें हंस हंस कर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की है। परिस्थितियों का दबाव मनुष्य को झेलना पड़ता है और लगातार जूझते जूझते वह टूटने लगता है, किंतु इसी टूटन को मन की शक्ति बनाकर अपनी क्षमता को रचनात्मक आयाम देकर अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया है और अपनी कभी न रुकने वाली आस्था को चुनौती दी है। और वे सभी संकीर्णताओं से उबरकर विराट दायित्व बोध और नैतिकता से जुड़ गए हैं। श्री संचेती जी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एकाध संस्था का जिक्र करूंगी। वे प्रेसिडेंट JSGIF, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसमें 65,000 दंपति सदस्य हैं। यह संस्था विश्व भर के जैन समुदायों 400 समूहों के द्वारा सदस्यों का नेतृत्व कर रही है। जैन समाज के सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन हेतु बंधुत्व प्रेम के साथ सक्रिय है। श्री कमल जी ने अनेकों बार, चाहे वह गुजरात का भूकंप हो या फिर कोविड महामारी का काल, जरूरतमंदों को राशन, मास्क, अस्थायी निवासों का निर्माण करके एक कीर्तिमान बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने पंख फैलाए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी वे कार्यरत हैं और समय समय पर अपनी सेवाएं देते हैं। जयपुर नगर में 14
वातानुकूलित जल मंदिरों की स्थापना और संचालन किया है, स्पेशल ट्रेन द्वारा तीर्थ यात्राएं करवाई हैं और विशाल भक्ति संध्या का आयोजन, जेल में मेडिकल कैंपों के आयोजन आदि कार्य किए। आपके द्वारा किए गए शाश्वत विकास, उच्च कोटि के सेवा कार्य एवं निरंतर अथक परिश्रम के लिए समाज एवं प्रशासन ने आपको बार बार सम्मानित किया है। पुरस्कारों की श्रृंखला बहुत लंबी है, मतलब इतनी लंबी है कि अगर वो पढ़ूंगी तो पूरा घंटा उसी में चला जाएगा। जिसमें महामहिम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अब मैं कमल जी के बारे में बोलते हुए मुख्य विषय पे आना चाहूंगी। भारत में प्राचीन काल से ही देहदान अर्थात उत्तम कार्य के लिए अपना जीवन दे देने की यशस्वी परंपरा विद्यमान है। राजकुमार सत्व, ऋषि दधीचि, राजा शिवी आदि की कथाएं हमने पढ़ी हैं। अनेक समुदायों में देह को नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है, तो पारसी समुदाय में मृत्यु उपरांत कुएं में रखने की परंपरा है ताकि विभिन्न जीवों और पक्षियों को आहार मिल सके। देहदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जिंदा रहकर हर कोई तरह तरह के दान करता है, लेकिन जो व्यक्ति अंगदान या देहदान करके जाता है वह मरने के बाद भी कई लोगों को नई जिंदगी देकर जाता है। देहदान और अंगदान दोनों सुनने में एक से लगते हैं, पर दोनों में अंतर है। मृत्यु के पश्चात देहदान यानी शरीर दान छात्रों के रिसर्च के काम आता है। शोधकर्ता मानव शरीर की संरचना भली भांति समझ सकते हैं। मेडिकल छात्रों को एनाटॉमी पढ़ाने के लिए देह यानी शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे छात्र शरीर की संरचना और वह किस तरह काम करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के कोर्स में यह सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। कुछ व्यक्ति मरने के पहले ही शरीर दान कर देते हैं, कुछ व्यक्तियों के घर वाले उनका शरीर दान कर देते हैं। देह दान करने का निर्णय काफी कठिन होता है, क्योंकि कई धार्मिक भ्रांतियों में लोग अटके रहते हैं, पर अब धीरे धीरे लोगों की धारणाएं बदल रही हैं। वहीं अंगदान में व्यक्ति शरीर के उस हिस्से को डोनेट कर सकता है जिससे उसका शरीर प्रभावित न हो, किसी बीमारी से ग्रसित न हो। जैसे कई जीवित व्यक्ति अपनी 2 किडनी में से 1 किडनी और लिवर का हिस्सा दान कर देते हैं। ब्रेन डेड होने पर शरीर के सभी अंगों को दान में दिया जा सकता है। मृत शरीर के 3 घंटों तक आंखों की कॉर्निया जीवित रहती है। इन अंगों को मृत व्यक्ति के शरीर से निकालकर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। जिंदगी केवल खुद जीने के लिए नहीं है, अपितु मृत्यु पश्चात उसे किसी को अपने अंग दान कर नए प्राण फूंकने के लिए है। इसी बात के महत्व को जानकर इस दिशा में अपनी दूरदृष्टि द्वारा ध्यान केंद्रित कर पिछले कई दशकों से चिकित्सा के क्षेत्र में श्री संचेती जी बड़ी निष्ठा एवं लगन से यज्ञ के सदस्य आहुति दे कदम से कदम बढ़ाकर कार्यरत है, कृत संकल्प हैं। आपके द्वारा किए गए अतुलनीय कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अडिग आस्था, अविराम यात्रा, अथक परिश्रम, अप्रतिम उत्साह, अद्भुत कर्म कौशल से निखरा व्यक्तित्व, जिसके लिए ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चांद तारों से रोशन आसमां होता है, हर दिन जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। ऐसे अनूठे अपने ही ढंग के श्री कमल जी संचेती को पूर्ण सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। तो आइए उनकी यात्रा को सुने उनकी जबानी।
सभी से सादर जय जिनेंद्र। द जैन फाउंडेशन के 161वें टॉक में आपने मुझे आमंत्रित किया और निश्चित रूप से एक ऐसा सब्जेक्ट, जीते जी रक्तदान, मृत्यु उपरांत नेत्रदान, मृत्यु उपरांत देहदान, मृत्यु उपरांत त्वचादान। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं होता है, जीवन कब चला जाए हम नहीं कह सकते। जो कहते हैं क्या विश्वास किया जाए इन आती जाती सांसों का, कितना मूल्य गिना जाए नित्य के रुदन और प्रयासों का। जो कुछ करना है जल्दी कर ले, कल की पक्की आस नहीं, सांस चल रहा तरल पवन सा, पल भर का विश्वास नहीं। किसी कवि की ये पंक्तियां हमें सोचने को मजबूर करती है। नेत्रदान में अपनी जीवन को चालू करें, पहले उसके पहले मैं कुछ पंक्तियों से नेत्रदान के ऊपर हमने एक सुरसंगम एक पत्रिका प्रकाशित होती है, और उस पुस्तिका की हम लोग 58,000 प्रतियां प्रकाशित करवा चुके हैं जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के माध्यम से, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। उसका अंतिम पृष्ठ पर हमने नेत्रदान के संबंधित इस पुस्तिका में एक उक्तियां प्रकाशित की है जो नेत्रदान के बारे में है। मैं बोलना चाहूंगा। चांद से मुख पर काली आंखें, झील सी गहरी नीली आंखें, काजल बिन कजरारी आंखें, कमल सरीखी प्यारी आंखें। आंखों की कीमत वो जाने जिसने देखी हो वो आंखें, एक किरण को तरस रही है जाने कितनी लाखों आंखें। जीवन का साधार है आंखें, दुनिया का श्रृंगार है आंखें। ईश्वर ने दी हमें रोशनी, ये उत्तम उपहार है आंखें। मरते ही मिट्टी बन जाती, जीते जी प्यारी है आंखें। दो लोगों के जीवन में ये भर सकती उजियारा आंखें। मर जाती है देह मगर 6 घंटे रहती जिंदा आंखें। दृष्टिहीन को दे डालो रहती वर्षों जिंदा आंखें। नेत्रदान तो महादान है, फिर क्यों ना दे हम ये आंखें। आओ हम सब ज्योत जलाएं, रोशन हो अब सबकी आंखें। जीवन से क्षणभंगुरता का अब कर ले एहसास, कुछ गिनती की सांस बची है अब तो तेरे पास। जीवन में सत्कर्मों की तू कर ले इतनी खेती, ईश्वर भी आंसू बहाए जब तू ले अंतिम सांस। 161वें टॉक में नील जी शाह का संपर्क लगातार रहा, और आज मंजू जी चोपड़ा जो पूना से हमारे बीच में हैं, मॉडरेटर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मेरी जीवनी को एक संक्षिप्त से रूप में आप सभी के सामने रखा। निश्चित रूप से शायद कुछ बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति, एक जो स्कॉलर व्यक्तित्व होता है जिसे बहुत अच्छे से 161 से टॉक करा दिए हो, तो निश्चित रूप से उसकी कला जो होती है, उस कला के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों ने 161 टॉक के माध्यम से उनकी कला के दर्शन किए होंगे। श्री आर.के. शाह साहब के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई 6 अप्रैल 2020 को, और बात करें 2.5 साल के पीरियड में 161 टॉक आपके द्वारा आयोजित किए गए जैन समाज के बारे में। ये बात पक्की बात है कि जैन समाज हर कार्य में अग्रणी होता है। हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, दया की बात कर लें, दान की बात कर लें, परोपकार की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, पूजा पाठ की बात कर लें, स्वाध्याय की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में निश्चित रूप से जैन समाज अग्रणी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पुण्य के कार्य हैं, जो दान के कार्य हैं, जो मन की भावना से जुड़े हुए हैं, इसमें केवल और केवल जैन समाज ही काम करता हो, ऐसा नहीं है। मेरा करियर इस सामाजिक क्षेत्र की बात करूं और विशेष रूप से नेत्रदान की बात करूं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन से मैंने इस कार्य को कब और कैसे चालू किया, मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा। 5 अप्रैल 1993, 5 जुलाई 1993 मेरी माताजी अजमेर थी, बहुत ही धार्मिक महिला। चूंकि हम लोग अधिकतर जैन समाज के व्यक्ति यहाँ पर हैं, उन्होंने वर्षी तप भी किए, मास्कमणि भी किए, बहुत सारी तपस्याएं की, बड़ी अग्रणी रूप से समाज सेवा में अग्रणी महिला थी, और मुझे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। 5 जुलाई 1993 को मैं जयपुर में था। मुझे अचानक मॉर्निंग में 6:30 बजे मैसेज मिला कि मम्मी हमारे बीच में नहीं रही। हम लोगों ने अजमेर मूव किया, और जब मैं बॉडी के पास में बैठा था तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक भावना, ईश्वरीय शक्ति में उसे कहूंगा,
मुझे इस बात का एहसास कराया गया कि इनके नेत्रदान किए जा सकते हैं। नेत्रदान किए जा सकते हैं, अच्छी बात है। कहाँ करेंगे, कौन करेंगे, कौन लेने के लिए आएगा, किस प्रकार से बॉडी में से लेंगे, किस प्रकार से छोड़ेंगे। भावनाओं का जाल आगे बढ़ता गया। अपने परिवार के सदस्यों से, पापा जी से चर्चा की, भाई साहब से चर्चा की, ऐसी भावनाएं सबने एक ही बार में स्वीकृति दी। बहुत ही पुण्य का कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। अजमेर में जेएलएन हॉस्पिटल है, जिसको विक्टोरिया हॉस्पिटल कहते हैं, वहां मैंने फोन किया, आई डिपार्टमेंट मांगा, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं थी और यहाँ जो बैठे हैं उन भी बहुत सारे मेंबर्स को जानकारी नहीं होगी, इसलिए इस बात को छेड़ना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। हमने आई डिपार्टमेंट मांगा, आई डिपार्टमेंट में बोला साहब ऐसे हमारी मदर की डेथ हो गई, हम आई डोनेशन करना चाहते हैं। बोले साहब हो जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है आने के लिए, आप साधन भेज सकते हैं। हमारे कजिन मामा जी वहां पर थे और मैंने उनको तुरंत गाड़ी की चाबी दी, मामा साहब आप पधारें और डॉक्टर्स को लेकर के आ जाएं। संयोग देखिए आप, जैसे ही डॉक्टर वहां पर आए घर की लाइट चली गई। अब बिना लाइट की, बिना रोशनी के अंदर कोर्निया को निकालना बड़ा मुश्किल काम। टॉर्च की रोशनी के अंदर मम्मी के नेत्रदान करवाए गए। उनकी एक ही आंख काम आ सकती थी, एक आंख खराब हो चुकी थी, जो टाइम निकल गया था। हमें नहीं पता कि रात को उनकी डेथ 2:30 बजे हुई, 3 बजे हुई, 4 बजे हुई, लेकिन जब तक डॉक्टर्स हमारे पास में आए तब तक 12, 12:30 बज चुकी थी। एक आंख के लिए डॉक्टर ने कहा साहब एक आंख काम आ सकती है। हमने बड़ी प्रसन्नता से इस बात की उनको स्वीकृति दी और हम लोगों ने वो नेत्रदान करवाया। जिंदगी का पहला नेत्रदान 5 जुलाई 1993 को हुआ। उस बात को तकरीबन 30 साल गुजर चुके हैं। और 30 साल में जिस दिन वो पहला कार्य हमने किया, उसके बाद हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमने एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में है, वहाँ के आई डॉक्टर के डॉक्टर इंदु अरोड़ा वहाँ की एचओडी थी, उनसे संपर्क किया कि हम आई डोनेशन का काम करना चाहते हैं। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था, उस समय पिंक सिटी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव मेंबर था। हम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और टीम बना करके तय किया कि हमें नेत्रदान के कार्य में जो चले जाना है। इसके अंदर एक छोटी सी कहानी इसके साथ और ऐड करना चाहूंगा। एक पिता और पुत्र गार्डन में बैठे हुए हैं। मैं एक सीन आपको दे रहा हूं, क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहीं पढ़ा है, जीवन में उसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ हमारी भावनाएं किस प्रकार से जुड़ सकती है उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। पिता और पुत्र गार्डन में है। बच्चा 20-21 साल का पिता से प्रश्न पूछता है, पापा ये क्या है? ये बेटा गुलाब है। पापा ये क्या है? ये लेडीज है। पापा ये क्या है? ये भैया आदमी है। पापा ये क्या है? ये पेड़ है। ये काय का पेड़ है? ये आम का पेड़ है? ये उसका पेड़ है? इस तरीके के ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगा। आसपास में जो गार्डन में मॉर्निंग वॉक पे जो आदमी आए हुए थे, उन्होंने बड़े इरिटेट होने लगे। उन्होंने कहा भाई साहब आपका बच्चा पागल हो गया है, कैसी कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है। ये चांद है, ये तारे हैं, ये सूर्य है, ये बादल है, ये आकाश है, ये पेड़ है, ये पक्षी है, ये कबूतर है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। इसको आप किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाइए। आदमी बड़ा सीरियस था, सीरियस हुआ और भी उसने कहा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ हॉस्पिटल से ही लेकर के आ रहा हूँ। आसपास के व्यक्ति थे, बड़ा संवेदनाओं से युक्त हुए और पूछा भाई क्या बात हो गई, पागलपन की वजह से ही? बोले नहीं साहब, इसके बचपन से आंखें नहीं थी, आज पहली बार इसके कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं उसे हॉस्पिटल से लेके आया। उसने जीवन में उन चीजों को आज पहली बार देखा है जिसने पूरी जिंदगी खट 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 करके वैद के सहारे चला ली हो, जिसको ये नहीं पता बाथरूम कहाँ पर है, माँ कौन है, पिता कौन है, बच्चे कौन है, ये दिशा जो देश है हमारा, संसार, वो दिखता किस तरीके से है। भावनाएं जुड़ती है, नेत्रदान के प्रति हमें आकर्षित करती है इस बात के लिए कि हमें नेत्रदान करने चाहिए। क्यों करने चाहिए नेत्रदान सर? 6 घंटे बाद में जो भी परंपराएं हो, हिंदू धर्म की अपनी परंपराएं, मुस्लिम धर्म की अपनी परंपराएं, मंजू जी ने भी ईसाई धर्म की अपनी परंपराएं बताई, दधीची देहदान से इसको इन्होंने अपने वक्तव्य को चालू किया। 6 घंटे बाद में हम हिंदू धर्म की बात करते हैं जहां अधिक देहदान होते हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर मुझे पिछले 30 साल का एक भी अनुभव नहीं है कि मैंने कोई देहदान कराया हो या नेत्रदान कराया हो या त्वचा दान कराया हो। मंजू जी कह रही है, बिल्कुल सही कह रही होंगी कि शायद कराए होंगे। मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि कई जगह हम जाते हैं और ऐसा देखते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है हमारे को। तो 6 घंटे बाद जिस चीज को जल जाना है, राख हो जाना है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यदि उन आंखों के साथ में कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को चला सकता है, जीवनचर्या को चलाने में उसका सहयोग मिल सकता है और वो पूरी जिंदगी आपका आभारी होगा। शायद आप बहुत बड़े व्यापारी हो, आप 2-4 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन शायद नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम किसी के जीवन में रोशनी भर सकें
और उस रोशनी को दुनिया को देख सके, शायद इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होता है। फिर वापस अपनी उसी यात्रा पर चलते हैं। 5 जुलाई 1993 के बाद में SMS आए, डॉक्टर इंदु अरोड़ा से हमने बात की, HOD थी, उन्होंने हमको कोऑपरेशन करने के लिए बोला। अब सब हम लोगों ने इस बात के लिए मैसेजेस फ्लोट किए, भाई नेत्र कहीं भी किसी की डेथ का समाचार मिले और हम 2-4 जने ग्रुप के मेंबर वहां पर चले जाएं कि साहब डेथ हो गई, साहब संवेदनाएं अपनी व्यक्त करें और बाद में बोले साहब इनके नेत्रदान करवा सकते हैं क्या। तो शुरू में दिक्कत भी आई, कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ कि कहा गया भाई आपको मना कर दिया ना, नहीं कर सकते, आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर। इंसल्टिंग भी फील किया गया, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है बिल्कुल भी। और नेत्रदान का सिलसिला चालू हुआ। हम लोग SMS हॉस्पिटल रात को 12 बजती, 2 बजती, दोपहर की 2 बजती, रात की 4 बजती, तुरंत वहां पर जाते, डॉक्टर्स की टीम को तलाश करते कि रेजिडेंट डॉक्टर उस टाइम कौन ड्यूटी पर है। पता पड़ता वो हॉस्टल के अंदर है, वहां जाते, उसको हॉस्टल पे जाते, उसको लेकर के आते, पूरा किट लेते जिससे आईबॉल निकाले जाते थे। आजकल तो कोर्निया निकाला जाता है, उस टाइम पूरा आईबॉल निकाला जाता था। और आईबॉल निकालने के लिए उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं होता था, हम लोग उनको असिस्ट करते थे, साथ में उनके औजारों को पकड़ते थे, उनके डब्बे को पकड़ करके हम लेकर अटेंडेंट की तरह लेकर के जाते। गोज बैंडेज की आवश्यकता होती है, जो दवाई आंखों में डालते हैं कोर्निया निकालने के लिए, आईबॉल निकालने के लिए, हम उस कार्य में अपना पूरा सहयोग उनको देते थे। और इस प्रकार से हमारा सिलसिला चालू हुआ। धीरे धीरे महीने में कभी 1 आंख, 2 महीने में 1 आंख, और ऐसी स्थितियां बढ़ते 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 आज ये आई कि नेत्रदान के क्षेत्र में यदि कहीं भी किसी को भी नेत्रदान करवाना हो तो जैन सोशल ग्रुप सेंटर संस्था का नाम मेरे नाम के साथ में, मैं भी एक माध्यम हूँ, संस्था का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी शादी पार्टी में होते हैं, पत्नी साथ होती है, परिवार साथ होता है, बच्चे साथ होते हैं, सूट लगा रखा होता है, टाई लगी हुई होती है, और हमें जब समाचार मिलता है टेलीफोन पे कि साहब ऐसे डेथ हो गई है, आई डोनेशन करवानी है, हमें पहले हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर टेक्निकल डॉक्टर्स की टीम को लेना है, उनको लेकर के जाके कोर्निया निकलवानी है, आईबॉल निकलवाने हैं, वापस उनको ब्लड का सैंपल उनका लेना है, वो ला करके उनको वापस हमें आई बैंक छोड़ना है, और आई बैंक छोड़ने के बाद में वो ब्लड का सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा, और उसके बाद में यदि उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो आंखें, उस टाइम तो 24 घंटे का टाइम था, आजकल जो केमिकल्स आने लगे हैं वो 72 घंटे तक और 15-15 दिन तक के केमिकल्स आते हैं, जिसमें कोर्निया को निकाल कर रख दिया जाता है। परिवार के साथ में हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, परिवार के साथ डिस्कशन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जब उनकी तीये की बैठक होती है तो तीये की बैठक में उनके नाम का, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका देवलोक गमन हुआ, उसकी फोटो लगाते हैं, उसके परिवार के नाम का पूरा प्रिंट करवाते हैं, एक बहुत बढ़िया सी फ्रेम में उसको सुसज्जित करके, और हम लोग लेकर के उनके परिवार के बीच में जाते हैं। तीये की बैठक में 100 आदमी हो, 200 आदमी हो, 500 आदमी हो, 50 आदमी हो, 20 आदमी हो, हम खड़े होकर के उनके आभार पत्र का वांचन करते हैं कि आपके दिए गए नेत्रों से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी प्राप्त हुई है, और उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रक्रिया जब गति पकड़ने लगी तो गति पकड़ने के साथ साथ सबके अंदर एक पहचान बनने लगी, वह नेत्रदान करवाना और इतना बढ़िया कामकाज है, इस प्रकार से हमारा सम्मान भी करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। एक गति पकड़ने लगी और हम लोग नेत्रदान के क्षेत्र में काम करने लगे। उसके बाद में आई बैंक की स्थापना हो गई प्राइवेट क्षेत्र के रूप के अंदर, नई चीजें डेवलप हुई। डेफिनेटली आजकल का जो जमाना है, हर रोज नई चीज आती है। कोर्निया लेने लगे, जो हमारा ब्लैक आंखों का जो ब्लैक वाला पोर्शन हमें नजर आता है, इसको यूं कहते हैं कंप्यूटर की कोई चिप, तो उसको केवल जाते हैं और उसको लेकर के टेक्नीशियन जाता है। आसान हो गई व्यवस्थाएं, गवर्नमेंट के मुकाबले में डॉक्टर जाएगा नहीं जाएगा, उसकी इच्छा हो, व्यवस्था हो, लेट हो जाएगी, 6 घंटे का समय गुजर जाएगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर डीप फ्रीजर चालू किए, जेके जाजू साहब हैं जो ये डीप फ्रीजर उपलब्ध करवाते हैं, उन्हीं की गाड़ी जाती है, उन्हीं का ड्राइवर जाता है, डीप फ्रीजर पहुंचाया जाता है, उसमें हमने बॉडी को रखा जाता है माइनस टेम्परेचर्स के अंदर, और उसके बाद में जो आंख लेने का जो समय है वो बढ़ने लगा, 6 घंटे से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जब तक डीप फ्रीजर में है, ठंडे के अंदर है, करना ये चाहिए, पंखा में बंद कर देना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है, समय की उसमें ऐसा लगता है कि समय थोड़ा ज्यादा गुजर रहा है, पंखा बंद कर देना चाहिए, आंखों पे सीधी हवा नहीं जानी चाहिए, गीली कॉटन करके आंखों पे रख देनी चाहिए, उससे हम समय को बढ़ा सकते हैं। यदि डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं हो तो हम लोग एसी के अंदर उस बॉडी को रख सकते हैं। उस टाइम तो बर्फ की सिल्लाएं लगाया करते थे, बर्फ की सिल्लाओं पे बॉडी को रखा करते थे, समय किसी प्रकार से ऐसा निकल जाए कि आंखें वो काम आने लायक हो जावे। वक्त के साथ में डीप फ्रीजर का भी व्यवस्थाएं होने लगी, और जेके जाजू साहब के द्वारा आज बहुत सारे डीप फ्रीजर के द्वारा कई सारे डीप फ्रीजर गाड़ी ड्राइवर्स रखी है, तो वो लोग भेजते हैं और हम लोग इन व्यवस्थाओं को करते हैं। उसके बाद में वो नेत्र, वो कोर्निया, हम परिवार के सदस्यों को जब 2 बोटल्स में लेते हैं लेफ्ट और राइट, हम परिवार के सदस्यों को दिखाते हैं कि साथ देखिए आपका इतना सा पार्ट हमने शरीर का लिया है, और इससे जीवन में इस प्रकार से 2 व्यक्ति देखेंगे, परिवार को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि उन्होंने
जाते हुए व्यक्ति का इतना बड़ा कार्य कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने कार्ड छपवाए इसके। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था ने अपने लेवल पर रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, फार्म भरवाया, कार्ड पे उनकी फोटो लगाई, साइन किया, रजिस्ट्रेशन का नंबर उनको दिया, और कार्ड इसलिए उनके घर तक पहुंचा दिया कि आपने कोई चीज डिक्लेयर की है। ये सबकी सब व्यवस्थाएं बॉडी डोनेशन में भी आएगी, जब भी आपसे चर्चा करूंगा। जो व्यवस्था हम आई डोनेशन में करते हैं वो बॉडी डोनेशन में भी करते हैं, वो स्किन डोनेशन में भी करते हैं। लेकिन ये जब व्यवस्था घर में होती है तो उसकी पत्नी को पता होता है कि आज पति की डेथ हो गई, शायद उन्होंने कुछ दिन पहले आई डोनेशन के लिए कहा था। एक जेएसजी सेंट्रल संस्था के सदस्य आते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, तो उन जो फ्रेम्स हम जो देते हैं, जो परिवार में उनके मृत्यु के बाद में उनकी यादगार में घर में ड्राइंग रूम में लगाई जाती है, उसमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं, बड़ी आसानी हो जाती है। मैंने सुर संगम एक पुस्तिका का उल्लेख आपसे अभी किया था, जिसके 58,000 प्रतियां हम गत 20 वर्षों में छपा चुके हैं। करीबन 250 से 300 पेज की वो पुस्तिका है, जिसमें सारे गीत हैं, संगीत हैं, प्रार्थनाएं हैं, आरतियां हैं, जितने हमारे नियम हम लोग लेते करते हैं वो सब चीजें उसमें है, संथारी की प्रक्रिया उसमें है, बहुत सारी चीजें उस किताब में है, भक्तामर के पाठ हैं, अनुपूर्वी है, जो भी जैन धर्म से रिलेटेड जो बहुत बढ़िया बढ़िया संकलन है, बहुत बढ़िया संकलन हमारे के द्वारा किया गया। और जहाँ भी आवश्यकता होती है हम फ्री ऑफ चार्जेज उस पुस्तिका को वहां वितरित कराते हैं। उसमें जहाँ एड का पेज होता है, जब प्रकाशित करवाते हैं उस वक्त हम उसके विज्ञापन लेते हैं कुछ पेजेज के लिए, और उस पेज में एक साइड के अंदर जीते जी रक्तदान, मृत्युपरांत नेत्रदान, देहदान और त्वचा दान के संबंध में लिखा रहता है, फोटो लगी रहती है, हमारे 5-7 वॉलंटियर्स के नंबर उसमें लिखे रहते हैं, जो कार्ड हम देते हैं उसमें भी नंबर को उल्लेख रहता है। और इस प्रकार से प्रक्रिया हमने चालू की। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 3260 कोर्निया कह लें या आईबॉल कह दें, ये हम लोगों को निकलवा करके आई बैंक तक पहुंचाने के अंदर हम लोगों ने एक अपना छोटा सा योगदान, मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, उसके तहत हमने करने का प्रयास किया, और इस प्रकार नेत्रदान के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ पाए। इसके लिए मैं अपनी माता जी को नमन करता हूँ कि उनके द्वारा दी गई प्रेरणा से ही, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों से ही, उनके द्वारा दी गई भावना से ही हम इस पुनीत कार्य को चालू कर पाए, और आज जितना सा भी योगदान हम अपना मानते हैं उतना सा योगदान हमने करने का प्रयास किया। अब हम आते हैं, मंजू जी मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी बात को देहदान पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, करें करें। देहदान की बात करूं, मेरी पुत्री का विवाह था 20 जून 2010 की बात। इधर मायरा चल रहा था, मेरी मौसी जी की तबीयत खराब थी, और मौसी जी का हमें अचानक समाचार मिला 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की मौसी जी की डेथ हो गई। फिर वो एक दिमाग के अंदर चला, क्या किया जा सकता है, नेत्रदान तो पॉसिबल थे, तुरंत करवा दिया। नेत्रदान करवाने के साथ साथ ही मायरे के बीच में ही परिवार के सभी सदस्य, ननियाल के पक्ष वाले सभी जने वहां पर होते हैं, उनसे चर्चा की कि साहब बॉडी, क्योंकि कई डॉक्टर्स भी हमारे मेंबर हैं, तो कहते हैं कमल जी आप लोग आई डोनेशन के क्षेत्र में तो काम कर रहे हो, यदि बॉडी डोनेशन में भी करो सब, कैसे होता है? बोले कुछ नहीं होता, बॉडी पूरी की पूरी वहां चल जाती है। और जो डिसेक्शन के काम में हम बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि मेंढक पे डिसेक्शन किए जाते थे, तो बोले यदि डॉक्टर्स पे यदि डिसेक्शन करना है तो बॉडी के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। तो हमने कहा इसको भी काम को करके देखने, हमारे एजेंडा में इस काम को और जोड़ते हैं। उस काम को जोड़ा, परिवार की सहमति ली, और 20 जून 2010 को हमने पहला देहदान जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर करवाया। हालांकि उस वक्त हम लोग भावना के साथ जुड़े थे, मैं व्यक्तिगत रूप से उस देहदान के कार्य के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन हमारे ग्रुप के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य उस देह को लेकर हमने डॉक्टरों से बात करी, सारे काम को हमने कोऑर्डिनेट किया। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाया, लेकिन जहां कहीं भी नेत्रदान होता है, देहदान होता है, त्वचादान होता है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरी 100% प्रेजेंस वहां पर रहे, जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते हैं, चाहे वो रात की 2 बजे, सवेरे की 6 बजे या दोपहर की 12 बजे। मेरे पास कितना भी अर्जेंट काम हो, मैं सभी कामों को छोड़ करके इस कार्य में जाता हूँ। पत्नी और बच्चे साथ होते हैं, खाने की प्लेट हाथ में होती है, प्लेट को वहीं छोड़ देते हैं। पत्नी को रात को 11 बजे कहते हैं भाई मैं तो चल दिया, ये टाई संभालो, ये कोट संभालो, और चाहे सर्दी का टाइम है, मैं तो रवाना हो गया, अब तुम लोग कोई साधन करके किसी के साथ पहुंच के तुम घर पहुंच जाना, किसी की जिम्मेदारी देकर के निकल जाते हैं। कार्य का सिलसिला देहदान का चालू किया, लेकिन एक देहदान करने से पर्पस सर्व नहीं होना था, जबकि पब्लिक को जागृति इस बारे में नहीं आई। हम लोगों ने जब 1 जनवरी 2000 को जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था की स्थापना की थी, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा, तो हम लोगों ने 214 मेंबर्स के साथ में जेएसजी सेंट्रल संस्था की स्थापना की। उसके पहले पिंक सिटी ग्रुप में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर और कोषाध्यक्ष और कई पोजीशंस में रहा। तो मेरे दिमाग में एक था कि इसकी जागृति कैसे की जाए। पता किया, मेडिकल कॉलेज गए, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बात करी कि साहब देहदान का कार्य करना चाहते हैं। साहब बोले हमें तो देह मिलती नहीं है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होगा, आप देहदान का काम करें। उनसे हमने प्रक्रिया समझी,
उनसे फार्म का एक हमने मैटर लिया, तो उन्होंने कहा सर ये तो स्टाम्प पेपर पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करा करके आपको देना होगा। अब किसी के पास में जाएंगे साहब आपको देहदान का फार्म भरना है, उस टाइम तो प्रक्रिया यही थी हमारे पास में। तो बोले साहब भरने को तैयार, लेकिन साहब के 2 विटनेस के साइन कराएंगे, इसको 5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन कराने होंगे। आदमी घबरा जाता, पता नहीं हमारी प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, इतनी सारी फॉर्मेलिटियां करना, बहुत मुश्किलें हुई। लेकिन लक्ष्य सामने हो, आचार्य चंदना जी जो विरायतन में विराजित हैं, उनकी कुछ मोटिवेशनल कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है जीवन के अंदर। करीब 20 साल पहले उनके दर्शन किए थे, जाने का वहां मेरा कार्य पड़ा था, हम संघ के साथ वहां गए थे। उनकी लाइनें हैं, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है, कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग आलोकित कर सकता है। परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है, साहस करो उठो झटका दो, हम सबका शक्ति परीक्षण है। खैर ये बहुत सारी लंबी कविता है, इसका भी हमने सुर संगम में प्रकाशन करवाया। मैंने कुछ पंक्तियों से आपको ये कहने का प्रयास किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ, इन यू फर्म डिटरमाइंड यू कैन डू एनी वर्क। खैर साहब, जोश होश के साथ में हम लोगों ने 214 व्यक्तियों को इस कार्य के लिए तलाश किया। हमारा टारगेट था कि जितनी संख्या से हमने ग्रुप को चालू किया, 214 व्यक्तियों के हमने घर घर जाकर के फॉर्म भरवाए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उनको साइन कराया, स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवाए, घर वाले परिवारों के करवाए, और 214 फार्मों का सेट लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के पास पहुंच गए कि साहब हम ये कार्य करना चाहते हैं, हमने ये कार्य किया है। वो बड़े गदगद हो गए, बोले कमल जी आपने क्या कर दिया, आपकी संस्था करती क्या है। उसके पहले चूंकि हम, जब मैंने बताया था आपको, अभी मंजू जी ने आपको बताया था कि जब 2001 के अंदर भुज सौराष्ट्र के अंदर भूकंप आया था, उस वक्त हम लोगों ने वहां जाकर के करीबन 51 दिन 52 दिन हम लोग वहां पर रहे थे, और 255 टेम्परेरी हाउसेज बना के देके आए थे। और टेम्परेरी हाउसेज का जो मॉडल था वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर बना के रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो भूकंप के अंदर बड़ा मजबूती से टिका रहता था। उसका मॉडल हमने श्यामनगर जैन मंदिर के बनाया, जब मैं सेक्रेटरी था वहां पर, वो बनाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वहां के उस टाइम जो एमएलए थे महेश जोशी साहब, रविंद्र जैन साहब जो संगीतकार थे, उस मॉडल को देखने के लिए आए थे। तो उनको क्लिक किया कि भाई ये लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो उन्हें बताया, बहुत खुश हुए। उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर साहब को फोन किया, दुरुमिया जी को, दुरुमिया साहब ने बताया, उन्होंने ले जाकर के सारी बातचीत करी, और उन्होंने अल्टीमेटली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को फॉर्म भिजवाए। हमने कहा इससे भी प्रक्रिया नहीं होगी, 200 आदमी को कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ना है। हम लोगों ने कार रैली का आयोजन किया, बड़ी कार रैली, करीबन 10 से 12 किलोमीटर कार रैली की। बहुत सारे पैम्पलेट्स हम लोगों ने पब्लिश करवाए। हमारी जो टीम है सेंट्रल संस्था की, जैन सोशल ग्रुप की, बहुत ही मजबूत टीम। मैं कहूं कि हम 1 और 1 11 नहीं, 111 होते हैं, इस प्रकार की टीम हमारी बनी हुई है। कभी भी किसी वक्त के लिए वो तैयार रहती है। कारों की हमने बहुत बड़ी रैली निकाली, और उसमें से पैम्पलेट, डेफिनेटली जब कार चल रही है तो फ्लैक्स उसके तीनों तरफ हमने लगवाए, और पैम्पलेट बनवा करके हमने पूरे जयपुर के अंदर 10 से 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर उन पैम्पलेटों का वितरण किया। उसका धीरे धीरे प्रभाव होने लगा, बॉडी डोनेशंस होने लगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जेएनयू मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुली, निम्स मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यहाँ पर खुला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का जब वाइस चांसलर का मेरे पास फोन आया कि कमल जी बॉडी की हमें भी जरूरत है, बॉडी हमें भी दे लो, आयुर्वेद में सब बॉडी की क्या जरूरत है। तो बोले साहब 250 बेड हमारा हॉस्पिटल है। जिस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से एम्स का दिल्ली के अंदर है, इस होम्योपैथिक का कलकत्ता में है, इस प्रकार से आयुर्वेद का जो सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, वो जयपुर के अंदर है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अगर कहें। और यूं कहें कि धन्वंतरी जी ने ही ऑपरेशन की शुरुआत की थी, सर्जरी की जो शुरुआत है वो धन्वंतरी जी के द्वारा की गई है। तो हमें समझ में आया कि आयुर्वेद के अंदर भी बॉडी डोनेशंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। बोले 250 डॉक्टर्स के हमारे 250 बेडेड हॉस्पिटल है कमल जी, और हमें भी जो सर्जरियां करनी होती है उसके लिए, डिसेक्शंस के लिए बॉडी की जरूरत होती है। उनको देना चालू किया। एक आध बार होम्योपैथिक कॉलेज से फोन आया कि कमल जी हमें भी बॉडी की जरूरत है। खैर साहब सिलसिला चालू किया, बॉडियां हम देने लगे, बॉडी के साथ हम लोग जाने लगे। सरकारी कॉलेजों में ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है कि हम जैसा चाहें वैसा सम्मान परिवार को दिला सके। वहां तो हमारा काम क्या होता है, एक कोरियर के रूप में, जैसे किसी की डेथ हुई
हॉस्पिटल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एचओडी को फोन किया, एचओडी से पूछा भाई आपके कौन डॉक्टर रिसीव करेगा बॉडी को, एक्स डॉक्टर करेगा, एक्स डॉक्टर से हमने कॉन्टेक्ट किया। हाईकोर्ट के द्वारा एक परफॉर्मा प्रेस्क्राइब किया हुआ था कि उस परफॉर्मे के अंदर हमें भर्ती और विटनेस के लिए उनके गवाहों के साइन करवा करके और वो हमें ले जा करके वहां पे देना है, उनकी एक फोटो लगानी है। म्युनिसिपल काउंसिल डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी से हमने कॉन्टेक्ट किया कि साहब बॉडी डोनेशन हम कर देते हैं, उसके बाद में मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है उसे डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिले। उनसे स्पेशल ऑर्डर्स हमने इश्यू करवाए कि साहब इस तरीके से आपको तुरंत जाएंगे और वेरी सेम डे आपको डेथ सर्टिफिकेट देगा, अगर संभावना हुई तो मैसेंजर खुद आकर के आपको ये डेथ सर्टिफिकेट इशू करेगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोगों ने कराई, काफी सहूलियत डेवलप करवाने का हम लोगों ने प्रयास किया, हम उसमें सफल भी हुए। हमें प्रशासन का, राज्य सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला। जहां जहां को देखते थे कि ये लोग वास्तव में कार्य करते हैं, खाली पब्लिसिटी के लिए ये लोग मूव नहीं करते हैं। जब गवर्नमेंट में ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोगों ने सोचा कि भाई प्राइवेट कॉलेज में व्यवस्था करनी चाहिए। यदि परिवार जिस व्यक्ति 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल आपके साथ में रहा हो, अचानक उसकी डेथ हो गई और डेथ होकर के उसकी बॉडी को आपने जलाने की प्रक्रिया भी नहीं करी। बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि यदि आपने दाह संस्कार नहीं किया, गंगा के अंदर अस्थियां या हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित नहीं करी तो अगले जन्म में क्या होगा, आंखें चली गई तो अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। बहुत सारी भ्रांतियां थी। लेकिन मुझे ये कहते हुए, इस अच्छे काम के साथ में ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जैन समाज ने के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य, मैंने आपको बताया कि आई डोनेशन मेरी मदर के साथ किया, बॉडी डोनेशन मेरी मौसी के साथ में मैंने काम चालू किया, ये भाई शुरुआत की। लेकिन जैसे जुनून होता है, जोश होता है, एक पागलपन की सीमा तक हम इस कार्य को करते हैं और बिल्कुल जूझ जाते हैं उस कार्य के साथ जो हमें कार्य करना है। ना हमें दिन दिखता है, ना रात दिखती है, ना व्यापार दिखता है, ना कार्य दिखता है, कुछ नजर नहीं आता, ना परिवार दिखता है। घर में कोई प्रॉब्लम हो मत हो, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है उसके घर जाना, जिसके यहाँ डेथ हुई है, परिवार वालों को मनाना, उनको समझाना, आई डोनेशन की तैयारी करना, मेडिकल कॉलेज बात करना। मेडिकल कॉलेज के पैरामीटर्स होते हैं, बहुत पतली बॉडी नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी बॉडी नहीं होनी चाहिए, कैंसर युक्त बॉडी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में बॉडी को सेलेक्ट करना, मेडिकल कॉलेज के एचओडी से बात, एनाटॉमी डिपार्टमेंट से बात करना, बॉडी को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। एम्बुलेंस उनके आएगी तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था करके बॉडी को लेकर के जाना वहां पर। परिवार के सदस्य चूंकि बॉडी के साथ में एम्बुलेंस में बैठ करके जाते हैं तो उनकी व्यवस्था, वो वापस कैसे आएंगे, वापस उनको वहां से लाने की व्यवस्था करवाना, घर तक की व्यवस्था करवाना। उसके बाद तीसरे दिन मैंने वही बताया कि आपको उनका जो सम्मान पत्र, आभार पत्र बनाना, टीए की बैठक में जाकर के बोलना। कोई भी बॉडी डोनेशन करवाने का काम है, कम से कम भी 6 से 7 घंटे उस दिन, जिस दिन बॉडी डोनेशन होगी उस दिन उस कार्य में हमारे लगेंगे ही लगेंगे, सारे प्रोसेस के अंदर। उसके बाद जिस दिन टीए की बैठक होगी उस दिन घंटे, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी दूरी होगी हमें जाकर के बोलना ही है। टीए की बैठक में बैठना है, जब बोलने का नंबर आएगा तब हमें जाकर के इस बात को बोलना ही बोलना है। तो इस प्रकार से हम लोग बॉडी डोनेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। धीरे धीरे ये जागरण बढ़ने लगा और जैन समाज के अलावा क्योंकि जब टीए की बैठक में जाते हैं तो आज सपोज करो मेरे परिवार में किसी की डेथ हुई है तो डेफिनेटली मेरे मिलने वाले को ब्राह्मण भी होंगे, अग्रवाल भी होंगे, जैन भी होंगे, माहेश्वरी भी होंगे, सभी कास्ट के व्यक्ति जो मिलने जुलने वाले होते हैं, रिश्तेदारों के अलावा आते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि इस तरीके से कार्य हो रहा है तो मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि हमने 196 बॉडी डोनेट कराई है आज तक की स्थिति के अंदर, जो पिछले 12 सालों का इतिहास हम करें कि आज 20 जून 2010 से जो कारवां चालू हुआ, आज 5 नवंबर को हम बात कर रहे हैं 2022 में, तकरीबन 12.5 साल इस कार्य को हो गया। 196 बॉडियां कराई। शुरू में जहाँ 2 महीने में 4 महीने में एक बॉडी मिलती थी, आज स्थिति है कि हमें 1 महीने में 4 बॉडियां, 3 बॉडियां, 2 बॉडियां मिलती है। सब कॉलेजों को हम लोग देते हैं और जब कॉलेज में बॉडी लेकर के जाते हैं, उनकी एम्बुलेंस आती है और बॉडी हम ले जाते हैं, तो उसके बाद में जो बच्चे होते हैं, जो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन बच्चों को बुलवाया जाता है। 30 40 25 50 बच्चे आते हैं और एक शपथ लेते हैं। शपथ की मुद्रा के अंदर अपना हाथ सीधा करवा करके पूरी शपथ बोली जाती है कि ये जो बॉडी है हमारे लिए भगवान का रूप है और इसको हम भगवान के सम्मान, पिताजी का सम्मान करेंगे और इसी आदर के साथ, सम्मान के साथ हम इसके साथ में काम लेंगे। निश्चित रूप से जब परिवार वाले जाते हैं, 50 आदमी जाते हैं और वो देखते हैं कितने सम्मान के साथ बॉडी को स्वीकार किया जा रहा है, हम यही नहीं रुकते। उसके बाद में हम लोगों ने एक बात और सोची कि जब कोई व्यक्ति तो चले गया, लेकिन उसके बाद में उसकी यादों को कैसे जिंदा रखा जाए। जैन धर्म में कहते हैं कि हर चीज में प्राण होते हैं, पेड़ में भी प्राण होते हैं, फल में भी प्राण होते हैं। हम लोगों ने दिमाग में एक दिन ये विचार आया कि हम लोग क्यों नहीं प्लांटेशन करवाएं, वो भी फलों का पेड़ लगवाएं। हम लोगों ने उस प्रक्रिया को चालू किया। चाहे एसएमएस में भी, हम गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा रहे हैं, बाहर से एक फल वाले को, पेड़ पौधे वाले को तलाश किया, उसको साथ लेकर के आते हैं, खड्डा खोदवाते हैं, पेड़ लगवाते हैं,
पेड़ लगवा के उनके हाथ से पानी दिलवाते हैं, परिवार के साथ में इस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज में चालू किया। प्राइवेट कॉलेज के अंदर व्यवस्था प्लांटेशन की तो SMS में हो ही रही थी, बाकी वहां हमारा काम कोरियर जैसा है, जाना, बॉडी देना और वापस आ जाना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं हुई, परिवार वालों को एक सम्मान फील होने लगा कि नहीं, डेथ के बाद में भी इतने सम्मान के साथ में बॉडी को लिया जा रहा है। उसके बाद में देहदान जो लोग आते हैं और सम्मान के साथ के अंदर आभार पत्र का वांचन करते हैं, परिवार का नाम का उल्लेख करते हैं, परिवार का नाम का उल्लेख करते हैं, ये कहते हैं कि इतना दुष्कृत कार्य है कि आप लोगों ने किया। आज भी इसकी बॉडी की बहुत कमी रहती है। 5 मेडिकल कॉलेज, और आप ये समझ सकते हैं कि एक बॉडी 15 से 20 दिन से ज्यादा, 15 से 20 बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा काम नहीं आ पाती। टेबल पे देखते हैं हम लोग, बॉडी डोनेशन के लिए बॉडी लेकर के जाते हैं, बॉडियां टेबल पे चल रही होती है। अभी कुछ दिन पहले गया तो ENT वाले उस पे डिसेक्शन पे काम, बच्चों को डॉक्टर से वो पढ़ा रहे थे, वो ट्यूब्स उन्होंने डाल रखी थी, टीवी का एक वो दिखा रखा था और उसमें देखा जा रहा था कि बॉडी कहाँ कहाँ पार्ट आती है। हमने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा साहब जो बॉडी लेते हैं, एक प्रश्न दिमाग में आए कि जब सब इसका करते क्या है, तो उन्होंने बोला भाई इस तरीके से हम बॉडी के एक एक पार्ट को पढ़ाते हैं, सब जब पार्ट खत्म हो जाता है तब क्या होता है, बोले कुछ नहीं, हड्डियों का ढांचा बचता है। हड्डियों का ढांचा बचता है, उसका आप क्या करते हैं, बोले पीछे जमीन के अंदर हम जाकर के उसके बाद जो हड्डी का ढांचा बचता है, कई बार तो स्केलेटन बनाने के काम आ जाता है, और नहीं तो बोले उसको हम ढांचे को जमीन में गाड़ देते हैं। फिर प्रश्न आया साहब कि आप तो हड्डी के ढांचे को गाड़ देते हो, कुत्ते बिल्ली बहुत घूमते हैं, कुत्ते बिल्ली निकाल लेंगे तो जिसकी बॉडी गई है उसकी तो बड़ी इंसल्ट होगी तो एक तरीके से। उनने कहा नहीं, वो केमिकल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके बाद चीटी भी नहीं जा सकती है। हमारा जब सेटिस्फेक्शन का पूरा लेवल आता है तब हम इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हुई, एम्बुलेंस भी आ गई, परिवार के 2 जनों ने साइन भी कर दिए, एक्सेप्ट भी हो गया, बॉडी उठाने की तैयारी है, घर का तीसरा व्यक्ति आता है और कहता नहीं समय अपने परिवार को मैं तो पिताजी की बॉडी नहीं दूंगा, चाचा जी की नहीं दूंगा, भाई की नहीं दूंगा, बुआ जी की नहीं दूंगा। बड़ी तकलीफ होती है। परिवार वाले पूछते क्या करें। यदि आपके परिवार में एक भी व्यक्ति ने मना किया, 99 व्यक्ति हाँ कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति मना कर रहा था, हम बॉडी को लेकर के नहीं जाएंगे। परिवार के किसी भी व्यक्ति की भावना का सम्मान करना हम अपना नैतिक दायित्व भी समझते हैं और उनसे परेशानियों से बचना चाहते हैं। ऐसे भी केसेज हुए, बेटा अलग रहता है, भाई वो लोगों ने सबने हाँ भर दी के साथ दे दो, पत्नी ने हाँ भर दी, सबके डॉक्यूमेंट साइन करा दिए, मेडिकल कॉलेज में ले जाकर के बॉडी हम लोगों ने जमा करवा दी और बेटा ने जाके पुलिस में FIR करवा दी कि साहब मैं तो अपने पिता की बॉडी नहीं देना चाहता। पुलिस के फोन आ गए, कैसा भी क्या हुआ, उनको कन्विंस करना पड़ता है, फिर बेटे को समझाना पड़ता है तेरा क्या है, तेरे को चलाना, तू ले जा बॉडी को। एक बहुत बड़ा मानवता का एक भविष्य के इतने सारे डॉक्टर्स तैयार होंगे, इस बॉडी पर रिसर्च करेंगे। मैं डॉक्टर सतीश जैन साहब है जयपुर में, ENT हॉस्पिटल, उनका बहुत बड़े नामी डॉक्टर्स हैं, वो कई बार पूरे विश्व के डॉक्टर्स के साथ में ऑनलाइन रिसर्च दिखाते हैं, करते हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार आदमी उनके रिसर्च में शामिल होते हैं। उनका फोन आता है, कमल जी बॉडी चाहिए मुझे, कमल जी बॉडी चाहिए। बॉडी देना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही डेथ होती है हम अपना प्रयास करते हैं, बॉडी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उस सम्मान के साथ में मेडिकल कॉलेज से उनको डॉक्यूमेंट दिलवाते हैं, बॉडी रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट दिलवाते हैं, थैंक्स लेटर उनको दिलवाते हैं, और जहाँ प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद में यदि उनको नगर निगम में कोई दिक्कत आ रही होती है तो हम कोशिश करके नगर निगम की परेशानियों को भी दूर करवाने में अपना अहम योगदान देने का प्रयास करते हैं। बात आती है स्किन डोनेशन की। अंतिम समय की सीमाएं मेरे ख्याल से काफी तेजी से घड़ी के कांटे बढ़ रहे हैं और स्किन डोनेशन का बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको मैं भी एक बार कंप्लीट करना चाहूंगा। ये कार्य बॉडी डोनेशन का चालू हुआ, आई डोनेशन का चालू हुआ। आई बैंक वालों का एक पखवाड़ा वर्ष में मनाया जाता है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, उसकी क्लोजिंग फंक्शंस में हमें बुलाया गया। भावना जी जगवानी यहाँ की मेन कोऑर्डिनेटर है आई बैंक के साथ में, उन्होंने उस दिन मुझे कहा, उस दिन 2-3 IAS ऑफिसर भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कमल जी आप स्किन डोनेशन का काम क्यों नहीं चालू करते हो, ये क्या होता है मैम। बोले जो भी बर्न केसेज होते हैं, बर्न केसेज के अंदर स्किन की ग्राफ्टिंग के बाद ही वो आदमी जिसका बर्न हुआ है 60%, 70%, 80% जिसके बर्न हो गया है, उससे सेफ्टी केवल स्किन की बर्निंग के अलावा, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग के अलावा नहीं हो सकती। मैंने कहा मैम बॉडी कैसे देते हैं, निकालते कैसे हैं। मैंने कहा उस प्रोसेस को मैं देखना चाहूंगा। बिना प्रोसेस को देखे हम लोग परिवार को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। हमने SMS के डॉक्टर से, HOD डॉक्टर राकेश जैन साहब से बात करी, हमने कहा सब लाइव सर्जरी देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं कमल जी। हम लोग पूरा जब ऑपरेशन चल रहा था वो कैडेवर सर्जरी नहीं थी, लाइव सर्जरी थी। पैर से उन्होंने चमड़ी को से अपने लौकी के कटर्स नहीं आते, लौकी के कटर से दोनों हाथों से करीब 12 इंच का कटर, उन्होंने उस पैर की चमड़ी को निकाला और किसी आदमी का पेट जला हुआ था, उस पेट के ऊपर उसकी ग्राफ्टिंग करी, उन्होंने हमको दिखाई, स्टेपल से स्टेपल किया, बॉडी को उन्होंने कवर किया और काम कंप्लीट हो गया। हमें समझ में आ गई कि किसी आदमी की जान बचाने के लिए स्किन डोनेशन बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं बॉम्बे नेशनल स्किन बैंक है, वहां पर्सनली देखने गया, डॉक्टर सुनील से बात करने के लिए गया, कैसे साहब हम लोग स्किन डोनेशन करा सकते हैं, कैसे इसको रखा जा सकते हैं।
हमने एक स्किन बैंक खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करी। 9 ट्रस्टियों को तैयार किया, 7-7 लाख रुपए को ट्रस्टी देने को तैयार थे। 63 लाख का कमिटमेंट किया, इनकम टैक्स में उसको रजिस्टर्ड करवा दिया, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के यहाँ पर रजिस्ट्रार कलेक्ट्रेट के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवा दिया हमने संकल्प फाउंडेशन के नाम पे। हमने कहा नहीं क्योंकि जैन समाज का कार्य नहीं है, जैन सोशल रूप से नाम काम नहीं करके हमें एक ऐसा नाम देना चाहिए जिसमें सब समाजों को हम जोड़ सके। जोड़ लिया, काफी चक्कर हमने मेडिकल कॉलेज के और मंत्री महोदय के या राज्य सरकार के व्यक्तियों के पास लगाए, और कोई टेक्निकल इश्यू ऐसा रहा जिसकी वजह से हम स्किन बैंक को नहीं खोल पाए, और अल्टीमेटली हमने उसको बंद किया। यहाँ पे जब मैराथन दौड़ होती है, मैराथन दौड़ में हम लोगों ने अपने काउंटर्स लगाए, प्रक्रियाओं को स्टिकर्स बनवाए जीते रक्तदान के, जहां जाते सड़क पे खड़ी गाड़ी होती है उसको चिपका देते, बाहर से 25-25 हजार 50-50 हजार स्टिकर। हमारे मेंबर जाते हैं ना, कहा ना आप जब काम को करते हैं तो इस जीवितता के साथ में करते हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आता है। सवेरे 5 बजे गए, कोई गाड़ी खड़ी है उस पर स्टिकर लगा दिया, कोई परिचित हो तो अंदर का स्टिकर उसके लगा दिया ताकि बाहर दिखता रहे, स्टिकर खराब नहीं हुए, स्टिकर प्रिंट करवाए, 25-25 हजार 50-50 हजार स्टिकर लगा करके हमने को कार्य को किया। स्किन डोनेशन का कार्य चालू हुआ। एक दिन हमारे पास में प्रेम देवी अग्रवाल, 2016 की बात है, अक्टूबर की बात है, दीपावली के एक दिन पहले की बात है, कि पता पड़ा है सब किसी की डेथ हो गई ट्रोमा के अंदर। मैसेज था कमल जी आई डोनेशन करवानी है। मोर्चरी के अंदर बॉडी को ले गए थे, परिवार वालों से कांटेक्ट किया, उनकी आंखें दान करवा दी, कोर्निया निकलवा लिया। हम लोग खड़े होते हैं, सारे प्रोसेस में खुद ही मदद करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे को दिमाग में एक बात आई यार, ट्राई करनी चाहिए कि स्किन डोनेशन हो सकती है क्या। मैंने उनके परिवार से रिक्वेस्ट की, साहब की हमें स्किन डोनेशन करवा सकते हैं क्या। बोले क्या होती है। मैंने कहा सब पैर की आपकी चमड़ी लेंगे। बोले बॉडी कैसे दोगे, वापस पट्टियां बांध करके आपको कंप्लीट करके बॉडी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने परिवार से चर्चा करी, 5-7 मिनट बाद में उन्होंने शाम को 6:15 बजे हमको ओके कर दिया, साहब की कमल जी स्किन डोनेशन करवा सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया, डॉक्टर राकेश जैन जिनके साथ लाइव सर्जरी देखी थी HOD SMS हॉस्पिटल के, उनको फोन किया कि सर स्किन डोनेशन हो सकता है। बोले यार कमल जी बहुत बढ़िया काम किया आपने, मैं तुरंत टीम को भेजूं। मैं टीम को भेजा, खुद चल करके डॉक्टर राकेश जैन अपनी टीम को लेकर के आ गए। मोर्चरी के अंदर स्किन को निकाला गया, उनको कंप्लीट करके दिया गया। ब्लड के सैंपल लिए गए, हम लोगों के लिए स्किन डोनेशन का पहला अनुभव था। ब्लड के सैंपल मेडिकल कॉलेज में जाने थे, अगले दिन मेडिकल कॉलेज में ले गए, उसकी टेस्टिंग करवाई, और किस्मत से उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं था। अदरवाइज क्या होगा कि कोई आपने किसी की चीज ली है और उसको जिसको आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको वो डिजीज नहीं जानी चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया के अंदर आता है। उसके अंदर टेस्ट करा, और मैं आपको उस खुशी का वर्णन करूं कि किसके लगी वो स्किन, पहले ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक नहीं बना था, स्किन को हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे। स्किन बैंक खुलने के बाद तो वो 5 साल तक प्रिजर्व की जा सकती है। लाइव लगनी थी। एक 12 साल का बच्चा 3 महीने पहले पतंग लूटने के लिए महुआ के अंदर भाग रहा था। उसके फादर BSF के अंदर इंस्पेक्टर थे। भाग रहा था, भागते भागते इलेक्ट्रिक पोल को उसने पकड़ लिया, ऊपर से नीचे तक, सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक। बच्चा जल गया। 3 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच में वो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहा था। मुझे जब तक स्किन ली, मुझे नहीं पता था स्किन किसके लगेगी, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हमारा काम केवल इतना है, हमें पुण्य का कार्य करना है, पुण्य के कार्य को ठीक जगह पे पहुंचा देना। जब ये बात पता पड़ी कि साहब ये बच्चा जिसके लग रही कमल जी आप एक बार अपाओ, वहां देखा सह दीपावली का दिन, और कम से कम भी 30 से 40 प्रेस वाले, टीवी वाले, फोन कैमरे लेकर के खड़े हैं वहां पे। भाई क्या हुआ, बोले साहब इस बच्चे के लग रही है। तो देख के हैरान रह गए, 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा। फिर उसके स्किन लगी। दीपावली के अगले दिन पेपर, जयपुर के जितने भी पेपर्स थे सबके फ्रंट पेजेज इस स्किन डोनेशन के कार्य से भरे हुए थे। हमारा नाम कहीं था भी नहीं, हमें अपने नाम की आवश्यकता भी नहीं थी। हम कभी इस बात की आकांक्षा ही नहीं रखते हैं कि हमें इसके प्रतिफल के रूप में अपने नाम की आवश्यकता है, वो बिल्कुल नहीं रखते। उसके जब लगी, और 4 दिन बाद में जब उसको ICU में उस बच्चे को देखने के लिए गया, वो बच्चा बुक हाथ में लेकर के बुक को पढ़ रहा था। मुझे लगा उस दिन कमल तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, कि तुमने जो कार्य किया है शायद तुम्हारा जन्म ही इससे लिए हुआ वास्तव में। वो पहला स्किन डोनेशन करवाया। उसके बाद में 68 दिन में हम लोगों ने 3 स्किन डोनेशन करवाए। लाइव स्किन डोनेशन में आवश्यकता इस बात की होती है कि आपने स्किन ली, स्किन लग जावे। मैंने आपको बताया जो पैर का लंबा हिस्सा हमारे पास में होता है, पीठ का हिस्सा होता है, उससे वो स्किन को लेते हैं, लेयर पूरी निकालते हैं। हमारी 8 लेयर होती है स्किन की। पहली लेयर को निकालते हैं और उस स्किन को लेकर के ग्राफ्टिंग करके जिस आदमी का बर्न केस होता है उसे लगाई जाती है। ऐसे 3 केसेस थे। एक आदमी इलेक्ट्रिशियन था, महुआ के अंदर ऊपर चढ़ा हुआ था, पोल पे चढ़ा हुआ था, उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा। दूसरी जान हमने उसकी बचाई, उसको भी वापस देखने के लिए गए। तीसरी बेरोड की एक महिला थी, 20 साल की महिला थी, ग्रामीण परिवेश की थी। वो जो नायलॉन के जो कपड़े पहनते हैं वो पहन करके और चूल्हे से पानी का भगोना उठा रही थी। भगोना उठाते होते उसकी आग की लपटों ने पकड़ा, बहुत बुरी तरीके से वो लेडी जल गई।
हम लोगों ने उसकी फोटो लेनी चाहिए। परिवार वालों ने खोलते मन कर इस कंडीशन में फोटो नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी जली हुई थी। किसी महिला के साथ में ऐसी व्यवस्था को देखना हमें भी नागवार गुजरा। उस तीसरी महिला की उसकी जान बचाई। उसके बाद लाइव स्किन बैंक नहीं बन पाया। अभी भी पिछली बार 2-4 बार ऐसा हुआ कि कैसे कुछ 30 साल के बच्चे की डेथ हुई, उसकी बॉडी डोनेशन करनी थी, आई डोनेशन करवाई थी, उसकी स्किन डोनेट हो सकती थी, लेकिन अभी तक क्योंकि स्किन बैंक की स्थापना नहीं हुई इसलिए हम स्किन को नहीं ले पाए। इसी प्रकार से हमने इन 3 चीजों को चला। जीते जी रक्तदान के क्षेत्र में काफी लंबे समय से हम कार्य कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। जैसा मंजू जी ने बताया कि वर्ष 2005 में उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान बहुत छोटे हैं। मंजू जी ने एक बात और कही कि सम्मान की यदि बोला जाएगा तो शायद समय काफी लग जाएगा। मैं कहता हूँ सम्मान के लिए कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। ऊपर वाला आपको शक्ति दे। भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बात के लिए कार्य करने के लिए शक्ति दे, मानवता की सेवा के लिए जो भी कार्य कर पाए, जितना भी कार्य कर पाए, उसमें अपने आप का योगदान देने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने वक्तव्य को इन बातों के साथ पूर्ण करने का प्रयास किया है। मुझे कहा गया कि अगले 10 से 15 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैं। मैं केवल एक सेवक के रूप में कार्य करता हूँ, छोटा सा सेवक हूँ, कार्य करने का प्रयास करता हूँ। आपके शब्दों, आपके सवालों का मैं जवाब दे पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर संचेती साहब, आपने इतनी सुंदर तरीके से, इतनी बारीकी से एक एक बात बताई है कि प्रश्न तो होंगे ही नहीं लोगों के, पर फिर भी सबके अंदर जिज्ञासा रहती है कि ये प्रश्न का उत्तर और चाहिए। तो मैं सबसे कहती हूँ कि जिसको भी प्रश्न पूछने हैं अपने हाथ उठाएं, ताकि संचेती जी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मंजू जी के भाई शरद जी कांकरिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कार्यों में और भी जुड़ते हैं। कटे हुए होठों के उनके ऑपरेशंस कहाँ पे काफी करवाए हैं। अमेरिका से डॉक्टर्स की टीम आती थी यहाँ पे, डॉक्टर दीक्षित की टीम, वो भी हमने शरद जी कांकरिया के साथ हम लोग वो बीजीएस में जुड़े हुए हैं। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य करते हैं। शायद उन्होंने ही मेरा नाम मंजू जी तक पहुंचवाया, और मंजू जी का नील जी के जिस प्रकार से फॉलोअप रहे, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। पिछले 2-3 महीने से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। कुछ मेरी समय की व्यस्तताएं, कुछ आपकी समय की व्यस्तताओं से ये नहीं बन पाया। आज भी मैं पिछले 5 दिन बाद में आज ही उदयपुर से आया था और मुझे कहा गया कि अब सेशन अटेंड करना है, और मैं अपनी तरीके से पूरा प्रयास करके सेशन में जुड़ पाया। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करूँ। जी जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिन सर। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत में और भी कोई आपके सेंटर हैं? जैन सोशल ग्रुप के बारे में बतला दूं मैं आपको। मंजू जी ने बताया था, पूरे विश्व के अंदर जैन सोशल ग्रुप की ब्रांचेज हैं। हमारे यहाँ पर हम नहीं दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैन ही अपना धर्म एक इतना ही परिचय काफी हो, हम यही कामना करते हैं। आने वाला ऐसा कर लो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1965 में जैन परिवार के 4 व्यक्तियों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना करी। आज पूरे विश्व में इसकी ब्रांचेज हैं, 20 देशों में इसकी ब्रांचेज हैं, और पूरे विश्व के अंदर 400 से अधिक शाखाओं के रूप में 65,000 से अधिक दंपति इस कार्य को करते हैं। डेफिनेटली ये कार्य हमारे यहाँ जयपुर में भी 40 ग्रुप है और हम लोग अपने लेवल पे करते हैं। लेकिन आपको जहां कहीं भी आवश्यकता हो, अभी कुछ समय पहले ही, करीब महीने 1.5 महीने पहले ही दधीची देहदान समिति के द्वारा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 40 एनजीओ को छांटा गया था और 40 एनजीओ के माध्यम से पूरे भारत के जितने भी मेडिकल के टॉप डिग्निटीज हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में थे। श्री आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दधीची देहदान कमेटी के फाउंडर प्रेसिडेंट है। वहां पे दिल्ली के 25 वर्ष पूरा होने पर दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। उसमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी थे, माननीय मनसुख जी मांडविया हेल्थ मिनिस्टर भी थे, दूसरे आयुष के हेल्थ मिनिस्टर भी थे, हेल्थ के सारे सेक्रेटरीज थे, एम्स के डायरेक्टर्स वगैरह थे, सब जने थे। और आज तो हमारे पास में ऐसी लिस्ट है आपकी, पूरे भारत में कहीं भी देहदान करवाना चाहें, मेरा नंबर प्लीज आप एक बार नोट कर लीजिए। मंजू जी मेरा नंबर इनको, नील भैया मेरा नंबर आप इनको फ्लोट कर दें। जहां कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी आपको देहदान करवाने की आवश्यकता हो, नेत्रदान करवाने की आवश्यकता हो, अंगदान करवाने की आवश्यकता हो। अंगदान के क्षेत्र में मैं ज्यादा कार्य नहीं कर पाया हूं। मैं जिन क्षेत्र में, क्योंकि उसमें ब्रेन डेथ का होना आवश्यक है। ब्रेन डेथ के बाद में 4 डॉक्टर की कमेटी वेरीफाई करेगी कि क्या इनके अंगदान करवाए जा सकते हैं, फिर परिवार की स्वीकृति, फिर उसके बाद में वापस वो डॉक्टर की टीम करेगी। ये सब व्यवस्थाएं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस उसमें हो जाता है और शायद हम उसमें अपने आप को फिट पूरा नहीं पा रहे। इतनी जागृति अंगदान के क्षेत्र में नहीं हुई हो। आदमी सोचता मुझे दान करना है, लेकिन उसके भाग्य में वो दान करना है या नहीं करना है उसको नहीं पता है। मैंने ऐसे बहुत सारे आदमियों को देखा है जो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, आप किसी भी तरीके से आंखें दान करवा लो। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसकी टीएलसी ज्यादा है, उसकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, उसके इन्फेक्शन है, तो हम नहीं करवा पाते हैं। हमें भी बहुत दुख होता है।
मेरी इच्छा है मैं दान दूं, लेकिन सुपात्र व्यक्ति भी तो मुझे मिलना चाहिए लेने वाला। ऐसी व्यवस्थाएं होती है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, कभी भी आपको आवश्यकता हो 24 आवर्स नंबर चालू रहता है, आप मुझे करेंगे और जहां कहीं भी होगी मैं उसकी व्यवस्था करवाने में अपना पूर्ण सहयोग होता है। हाँ, तो कभी भी डोनेशन की बात, बॉडी डोनेशन की बात या फिर नेत्रदान की बात आती है तो जैन धर्म के हिसाब से तो डोनेशन नहीं करना चाहिए। सभी महाराज साहब वगैरह सभी का यही कहना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नम्रता जी, ये शायद हो सकता है बहुत पुरानी बात हो। आज की तारीख में मैं आपको एक बात बता दूं, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के एक संत की जयपुर में दुर्गापुरा में डेथ हुई थी। क्योंकि मैं श्यामनगर जैन समाज का अध्यक्ष भी हूँ और उस टाइम में सेक्रेटरी भी था, तो हमारे यहाँ पधार के गए थे। तो मैं महाराज साहब के पास में गया, मैंने उनसे उपाध्याय श्री से निवेदन किया, आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब के साथ में है उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मैं नाम का उल्लेख करके बात को बता रहा हूँ। मैंने उनको जाके किया, मैंने कहा गुरुदेव डेथ तो हो चुकी है, देवलोक गमन तो हो चुका है, इनकी आंखें दान हो सकती है क्या? एक सेकंड में उन्होंने नहीं लगाया, तुरंत कहा कैसे होगी कमल जी? मैंने कहा सभी व्यवस्था होगी, मैं आई बैंक की टीम को बुलवा लेता हूँ, आई बैंक की टीम आएगी और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में कोर्निया लेकर के चली जाएगी, हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि आंखों में से कोई चीज निकाली गई है। तुरंत उन्होंने अनुमति दी और तुरंत हम लोगों ने आई डोनेशन करवाया। आज भी जितने भी साधु संत हमारे यहाँ पर आते हैं, सबसे मेरी चर्चाएं होती है, सबको ये बात पता है, क्योंकि तीये की बैठक होगी, साधु संत होंगे तो मंगलिक देने के लिए आएंगे ही आएंगे, और सब में हमारा जाना होता ही होता है। सबके अंदर पहचान है कि भाई ये लोग काम करते हैं, जयेश जी को आज किसी काम के लिए कह दो तो सदैव तत्पर रहते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं मानना है कि जैसा पहले सोचा जाता था। ये बात जरूर है कि साधु संत इन क्रियाओं में अपना योगदान नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आरम सारम में नहीं लगना चाहते हैं, बॉडी को ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जीव पड़ने की आशंका है कुछ प्रहर के बाद में, जो जैन समाज की रीतियों के हिसाब से होती है। लेकिन कभी ना के रूप में जैन समाज के किसी साधु संतों को मैंने इसमें ना करते हुए नहीं सुना। थैंक यू। थैंक यू। जी मीना जी ओसवाल, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ से बात कर रही हूँ मंजू, हमारी बहुत नजदीक की फ्रेंड है। मानव मिलन में हम सब साथ में काम करते हैं और इतना अच्छा इंटरव्यू आपका चल रहा है और हमें भी बहुत नॉलेज मिला, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस साल मानव मिलन के अध्यक्ष हूँ और मंजू जी बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत ज्यादा उनका मतलब हर एक काम में ये रहता है, तो बहुत अच्छा लगा। पूना में भी अभी ज्यादा से ज्यादा काम करने का हम भी सोचेंगे। बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी। मीना जी, मानव मिलन की आप बात कर रही हैं, मणिप्रभ जी महाराज साहब जो आपके हैं, जिनका भी आगरा चातुर्मास है, मेरा अभी कुछ दिन पहले ही वहां जाने का सौभाग्य मुझे मिला था, वहां मेरा सम्मान भी इस कार्य के हेतु करवाया गया था। मानव मिलन हमारे जयपुर में भी बहुत कार्य कर रही है। जहां तक पूना की आप बात कर रहे हैं, पूना मेरा बहुत बार JSG में मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ 19 से 21 के अंदर, 2 वर्ष के अंदर मेरा पूरे देश के अंदर और विदेशों में भी इस संदर्भ में काफी आना जाना रहा है। तो पूना में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यदि आपने शरद भाई शाह का नाम सुना हो, बीरेन भाई डोसी का नाम, बीरेन भाई शाह का नाम सुना हो, हमारे राजेंद्र जी धोखा का नाम सुना हो, आरक्षण जी सोलंकी का नाम सुना हो, सचिन का नाम सुना हो, मैं आपको ऐसे बहुत सारे नाम दे सकता हूँ, प्रवीण चोपड़ा का नाम सुना हो। JSG के बहुत सारे चैप्टर हमारे पास पूना में है, नासिक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह फैले हुए। तो इसी कार्य की आवश्यकता हो तो हम लोग तुरंत यहाँ बैठे हुए संसार के किसी भी कोने में इस कार्य को कराने की पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छी बात। आपने इतने सुंदर तरीके से आज सारा कुछ बताया है ना कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं। और वैसे भी सारी अनुभूतियों को शब्दों का जामा तो पहना ही नहीं सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे दिल के द्वार के साथ दिमाग के दरवाजे भी खुल गए हैं आज आपकी इस टॉक से। तो और हमारा भी यही प्रयास रहेगा, बल्कि हर व्यक्ति का यह प्रयास होना चाहिए कि इस कार्य को खूब अच्छी तरीके से पूरे जोर शोर से करे, ताकि मृत्यु के उपरांत भी किसी का जीवन रोशनी से भर जाए। बहुत अच्छे शब्दों का चयन आपके पास में मंजू जी हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप टॉक्स को संचालित करती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करती हैं। निश्चित रूप से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। मैं देखता हूँ चींटी 50 बार चढ़ती है, 50 बार गिरने के बाद में भी अपना चढ़ना नहीं छोड़ती है। मेरा भी प्रयास है कि मैं जितना भी आप सभी के माध्यम से अपने जीवन में सीख पाऊँ और उतार पाऊँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल।
आपने नेत्रदान की बात की तो बड़े अश्रुपूरित शब्दों से कहती हूँ कि मैंने भी मेरी बिटिया के नेत्रदान करवाए, जो 7 साल पहले हमें छोड़ के चली गई। और बाद में उसकी जो आंखें हैं 8 लोगों को लगी, क्योंकि मुझसे कहा गया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग उसके पार्ट्स लगेंगे। हालांकि मुझे आजकल नाम तो नहीं बताते हैं ना कि किसको उसके नेत्र दिए गए हैं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि उसे दुनिया देखने की बहुत ज्यादा दुनिया को देखने का बहुत शौक था। तो उसकी आंखें उसके मृत्यु उपरांत भी दुनिया देख पा रही होंगी, इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय से 8 व्यक्तियों के जीवन में रोशनी प्राप्त हो सकी। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया निर्णय आपके द्वारा लिया गया है और जितनी भी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोग, ये तो बात आप सही कह रही है कि मैंने 100 रुपए का नोट किसी को दान में दिया, अब वो 100 रुपए के नोट का वो क्या कर रहा है उसको देखने का काम मेरा नहीं है। इसी प्रकार से नेत्रदान करने में क्या होता है, पता चल भी जाता है, हम तो चाहें तो सब कुछ रिकॉर्ड में आ सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि क्या होगा किसी दिन मेरी आंख या मेरी मदर की आंख जिस व्यक्ति को लगी और वो व्यक्ति मुझे किसी दिन चौराहे पे मिल गया, मेरे साथ में 2 मिलने वाले, मैं कहूंगा वो देखो मेरी मम्मी की आंखें इसको लगी थी, मेरी मम्मी की आंखें इसको लगी थी, वो शायद इंसल्टिंग होगा। हम दान देने के बाद में किसी भावना के साथ खेलने का हक नहीं रखते हैं, इसलिए हम जानने का भी हक नहीं रखते हैं कि वो आंखें किसको लगी और क्यों लगी, कैसे लगी। बस ये जरूर पता कर लेते हैं कभी काल मन की संतुष्टि के लिए कि साहब जो कोर्निया दे रहे हैं उसका उपयोग पूरा हो रहा है, तो कहते हैं साहब एकदम परफेक्ट हो रहा है, हमारे लिए वो संतुष्टि की बात है। भैया आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कमल जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। सौरभ बात कर रहा हूँ, आपका छोटा भाई जयपुर से। क्या बात है सर भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू। हमें लगता है कि हम ही अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपकी स्पीच सुन के मजा ही आ गया। बस एक ही मेरा क्वेश्चन है कमल भाई साहब, और सब तो हम पर्सनली मिलकर टॉक करते रहेंगे। इंफॉर्मेशन कैसे लगता है कि लाइक हो सकता है मैंने थोड़ा सा लेट अटेंड किया था, आपने ऑलरेडी इसको आंसर भी किया हो, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लगता है कि वहाँ किसी का डेथ हुआ और वो फैमिली थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस चीज को लेकर कि वो बॉडी डोनेट करेंगे, फिर आप लोग उनको अप्रोच करते हैं, लाइक तो थोड़ा सा अगर वो बता पाए तो बेटर होगा। आई थिंक पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, जो सौरभ जी जैन जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। 24 घंटे नॉन स्टॉप स्पीकिंग का रिकॉर्ड जिसमें 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं वो सौरभ जैन के नाम है। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, 24 घंटे में इन्होंने बायो ब्रेक भी नहीं लिया, मतलब 24 घंटे लगातार खड़े रहे, 1 सेकंड लिए नहीं बैठे, 1 सेकंड नहीं सोए, 1 सेकंड टॉयलेट के लिए नहीं गए, एक घूंट पानी का इन्होंने नहीं पिया। इस बात का मैं व्यक्तिगत रूप से गवाह हूं। उसके पहले 16 घंटे और कुछ मिनट का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था, जिसको उन्होंने अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही ब्रेक किया। इन्होंने बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मेरे तो लिए तो बिल्कुल छोटे भाई की तरह कार्य करते हैं। हाँ, जहां तक आप आपके सौरभ भैया आपके सवाल का जो जवाब है वो जवाब इस प्रकार से है कि जहाँ कहीं भी डेथ होती है तो क्या होता है, कई बार तो मैसेजेस का आदान प्रदान होता है। हमारे जैसे किसी की डेथ होती है तो दादावाड़ी के मैसेजेस चलते हैं, भाई पूरे समाज को जितने भी घर वहां जाते हैं तो पता पड़ जाता है XYZ की डेथ हुई। अड़ोसी पड़ोसी है उनको पता है, उनको शुरू में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अभी उन सबको पता है तो वो खुद ही उनको कोशिश कर लेते हैं। हमें पता पड़ती है तो हम तुरंत मूव कर जाते हैं। हमारे किसी रिश्तेदार के थ्रू सूचना आती है कमल जी भाई साहब इनकी डेथ हो गई है, हम अपनी टीम को लेकर के पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक जागरूकता बढ़ने लग गई है और आजकल हमें इस बारे में दिक्कत नहीं आती है कि हमें नेत्रदान और देहदान में दिक्कत आती है। मैंने आपको कहा था शुरू में 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में 1 बॉडी मिलती थी, आज महीने में 2 बॉडी 4 बॉडी भी मिल जाती है। तो अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसे ही डेथ होती है मेरे पास 5000 आदमियों का ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं 5000 व्यक्तियों के ग्रुप में उस मैसेज को डालता हूं कि आज 195 नंबर की बॉडी X आदमी की X पते के साथ में इतने साल की एज है, ये डेथ हुई है, इस मेडिकल कॉलेज को डोनेट कराई है और हमने प्लांटेशन करवाया। तो जब मैसेज इतने घरों में जाता है तो एक जागृति का रूप ले चुका है। जयपुर में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, किसी भी समाज में बात करो सब जने जानते हैं भाई कमल संचेती जैन सोशल ग्रुप, तो ये बॉडी डोनेशन, आई डोनेशन, स्किन डोनेशन हो जाए। हमारी बात का विश्वास रखा जाता है, यहाँ पे हमारी बात का वजन रखा जाता है और हम किसी बात के लिए कहते हैं तो पूर्ण सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। इसमें एक फर्दर क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, लाइक जितनी भी डेथ होती है मेनली वो हॉस्पिटल्स में ही होती हैं भाई, या हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल्स में नहीं भी होती तो घर पर भी होती है, तो फाइनली सर्टिफिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए उसको हॉस्पिटल ही लेकर जाया जाता है फाइनली। तो फिर वहां स्टेट्स में, हाँ बोले सौरभ जी, पहले आप बोले प्लीज। फिर वहां पर अगर डॉक्टर्स इस चीज को इनिशिएटिव लें, हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आता है डेथ्स का
कि भैया अगर जयपुर में मान लें फॉर एग्जांपल 1000 डेथ्स हुई एक डे में, तो हमें मुश्किल से कोई 2-4 का इन्फॉर्मेशन लगता होगा। लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको मान लें 1000 में से 800 का इन्फॉर्मेशन लग जाता है। तो अगर वो सब इसका इनिशिएटिव लें तो शायद क्या इसमें बेटर काम नहीं हो सकता? सौरभ जी, इस संदर्भ में काफी प्रयास किए गए। एक आई बैंक खोलने का मैंने प्रयास किया। मेरे जीवन का एक सपना था। जब आपने बात को छेड़ा है तो उस बात को मैं जरूर कंप्लीट करना चाहूंगा। मेरे जीवन का एक सपना था कि मैं एक आई बैंक की स्थापना करूं। उस आई बैंक में नेत्रहीन व्यक्तियों का एडमिशन हो, हमें नेत्रहीन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन करें, उनका एडमिशन करें, और रोजाना हम पूरे राजस्थान में उसके कलेक्शन, आई कलेक्शन के सेंटर्स खोलें। आई कलेक्शन के सेंटर हम लोगों ने यहाँ तक प्लान किया, जिस भी जगह की पॉपुलेशन 50,000 की ज्यादा की है वह हम आई बैंक में आई टेक्नीशियन को अपॉइंट करें। आई लाने के लिए रोडवेज की जो बसें हैं, उनके रोडवेज के जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे उनको ऑर्डर्स करवाएं कि आई तुरंत प्रभाव से वहां से लेकर के निकली जाए, वो फ्री ऑफ चार्जेज जहां तक पहुंचे। कोर्निया हमारे पास में आवे, हम 5 नेत्रहीन व्यक्तियों को रोज रोशनी दे पाए। 10 आदमियों को मतलब रोशनी, 5 व्यक्ति की आंखें हमारे को पूरे राजस्थान से मिल जाती है, जो बहुत छोटा सा फिगर है। फिगर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा सा फिगर है। पूरे राजस्थान से 5 व्यक्ति की हमें आंखें कोर्निया लेना, 10 व्यक्ति को आंखें लग जाए। ये सपना मेरा आज भी मैं दबा करके बैठा हूं, मैं पूरा नहीं कर पाया इस सपने को। बहुत सारे कारण रहे, उन कारणों की चर्चा इस मंच पर नहीं करना चाहूंगा मैं, लेकिन आज भी मेरा सपना है कि मैं किसी व्यक्ति के जीवन में, एक भी व्यक्ति के जीवन में जिस दिन रोशनी भर देता हूं, मुझे लगता है उसमें 10-5 लाख रुपए मैंने कमाए। मेरे लिए पैसा मायने ही नहीं रखता है। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था मेरे पास पूरी है। मेरे पूरा जीवन इस कार्य में लग जावे तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐतराज ही नहीं है। पूरे जीवन को जीना इस जीवन के साथ मैं चाहता हूँ, मानवता की सेवा के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो वीर प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आपको और आपकी टीम को वो इतनी अदम्य ऊर्जा प्रदान करे कि आपका यह कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और पहुंचे उस क्षेत्र तक जिसके आगे राह ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हैं हम कि आपने इतना सुंदर तरीके से सब कुछ समझाया। अब मैं नील जी के हाथ में मंच सौंपती हूँ। आपका आशीर्वाद, एक सेकंड नील जी बोले उसके लिए, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हम इसी प्रकार सेवा के कार्य को आगे बढ़ा पाए। नील जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच। आज के हमारे वक्ता कमल जी संचेती जी का, जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड टॉक सेशन आज दिया। मीन्स शायद हम लोग ये सब्जेक्ट के बारे में जानते भी नहीं होंगे और हमें बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज इस सब्जेक्ट के बारे में मिली है। और साथ ही साथ मंजू जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज की सेशन को मॉडरेट किया, और डेफिनेटली उनके शब्द तो वाकई तारीफ काबिल है। थैंक यू सो मच मंजू जी फॉर मॉडरेटिंग दिस सेशन, वेरी नाइस थी। और इसी के साथ हमारा समय भी हो चुका है। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ हम आज की इस टॉक सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र।